हाँ चलो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन कर दो, क्या कह रहे हैं। Subject to the provision of subsection 2, any person may sell or draw foreign exchange to or from an authorized person for a capital account transaction. तो वो सबसे पहले ये कह रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें देखने की चीजें, क्या क्या वर्ड है जो हमको पता होने चाहिए। सबसे पहले इसने वर्ड यूज किया पर्सन, राइट। Person. फिर उसने कहा सेल और ड्रॉ। सेल मतलब बेच सकता है, ड्रॉ मतलब ले सकता है। क्या? Okay. फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन आपको Foreign exchange. पता है, देख व्हाट इज हाँ फॉरेन एक्सचेंज। फिर टू और correct. फ्रॉम, अथराइज पर्सन से या अथराइज पर्सन को, किस लिए? फॉर ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो इन्होंने कहा कि अगर सबसेक्शन 2 में जो लिखा है उसको आप फॉलो करोगे तो कोई भी आदमी जाके अथराइज पर्सन के पास जाके फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है रुपीज देके, ले सकता है correct. या उसके पास की फॉरेन एक्सचेंज देके रुपीज ले सकता है। Correct. तो 2 में क्या लिखा है, या उससे पहले रुको, हम एक काम करते हैं क्योंकि पर्सन का वर्ड यूज हो रहा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। तो डेफिनेशन में जाके पर्सन को भी समझ लेते हैं कि कौन है ये पर्सन। हाँ हाँ पर्सन, आ जाओ पर्सन। Person. टू यू पढ़ो। First, an individual, HUF. अभी नाम देते रहो, मेरा क्या बोलना है, इंडिविजुअल की लगे ना, किसी का नाम बोलो अपनी। Okay. हाँ इंडिविजुअल में आप हो सकती हो, हाँ ठीक है। H. एचयूएफ में आपके फादर के नाम पे एचयूएफ हो सकती है, हाँ राइट। कंपनी कंपनियां, XYZ लिमिटेड हाँ फर्म, फर्म X something समथिंग पार्टनर्स या समथिंग partner. एलएलपी। Yes. क्योंकि एलएलपी नहीं लिखा ना, फर्म तो दोनों टाइप की होती है, रजिस्टर्ड भी और हाँ अनरजिस्टर्ड भी, correct. ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एग्जांपल दो। ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन हमने सीएस में पढ़ी थी हाँ कि व्हाट इज एओपी एंड व्हाट इज बीओआई। हाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होते हैं? बेसिकली पर्सन मिलकर एसोसिएशन बनाते, जैसे BICCI हो गया, अच्छा, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ट्रेन में कैसे रहते हैं? भजन मंडल, अगर वो हाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, या क्रेडिट हाँ सोसाइटीज। सो बेसिकली हाँ कुछ लोग मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए मिलते हैं और वो चार्टर बनाते हैं और वो एक एसोसिएट हो जाते हैं। करेक्ट। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है? आई थिंक अभी आप गेटवे ऑफ इंडिया में इंडिविजुअल। जाओ, सुनो वो सिंपल बोलता हूँ, आप हाँ गेटवे ऑफ इंडिया में जाओ, हाँ कितने लोग आपके आजू बाजू हैं, बहुत सारे। लेकिन वो सबके सब अपने आप में सेपरेट बॉडीज हैं, कोई भी आपसे लिंक्ड नहीं है। नहीं 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 सो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का कंट्रैक्ट कैसा है कि कुछ लोग जो मिलके साथ आए लेकिन उनका आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है। नहीं है। हाँ सो पर्सन की डेफिनेशन में अगर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए, इवन दो दे हैव नो कॉमन पर्पस इन बिटवीन, हम्म तो वो भी पर्सन माने जाएंगे। पर्सन माने जाएगा। व्हेन दे से एनी पर्सन विल नॉट डील, एनी पर्सन इज अलाउड टू सेल, तो दैट मीन्स कोई इंडिविजुअल भी जाके ले सकता है, कोई फर्म भी ले सकती है, कंपनी भी ले सकती है। तो कोई हाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह की। नहीं। whenever they are using the word, every person subject to compliance of rule 2 may sell or draw exchange, हाँ ठीक है। नहीं कंपनी देखने कैसा होता है, प्राइवेट कंपनी विल नॉट डू दिस, पब्लिक कंपनी विल डू दिस। करेक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला, जहाँ पे भी पर्सन वर्ड हम लोगों ने फेमा में यूज कर लिया, प्लीज उसका मतलब है ये 8 अलग अलग टाइप की एंटिटी उसमें कवर्ड है। सो अब पर्सन का मतलब आप खाली इंडिविजुअल पर्सन ही ढूंढ सकते हैं या कोई लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। या तो अगर कोई इंडिविजुअल हुआ, कोई एचयूएफ हुई, कंपनी हुई, फर्म हाँ हुई, एओपी हाँ हुई, बीओआई हुई, चाहे वो हाँ इनकॉर्पोरेटेड है नहीं है, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हाँ और कोई भी जो गॉड। पर्सन है जिसको अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है हाँ बाय विर्च्यू ऑफ एनी स्टैट्यूट। तो अभी एलआईसी कोई कंपनी है क्या? नहीं। तो एलआईसी को एलआईसी एक्ट में सेपरेट राइट दिया हुआ है कि वो अपने नाम पे करेक्ट। एग्रीमेंट कर सकती है। हाँ 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 और फिर उसके अलावा इनकी कोई भी एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच, जो ये सब लोग 1 to 7 कंट्रोल कर रहे हैं, 6, करेक्ट। वो भी पर्सन माने जाएंगे, हाँ राइट। राइट। हाँ
तो ये पर्सन की डेफिनेशन आई और हम लोगों ने पर्सन समझ लिया, तो ऊपर हमने फॉरेन एक्सचेंज समझा, फॉरेन सिक्योरिटी समझी और पर्सन भी समझ लिया कि क्या होता हाँ है। अब हम बात करते हैं जहां पे भी पर्सन रेजिडेंट का रेफरेंस आएगा तब हम वापस आएंगे। कल आप रिपैट्रिएट पूछ रहे थे तो उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर है कि व्हाट इज हाँ। रिपैट्रिएशन। तो जब कोई कहीं पे भी वर्ड यूज होगा सो वी विल कम टू दैट। हाँ, रेगुलेशन 1 क्लियर है क्या? रेगुलेशन 1 क्या कह रहा है एकदम लेमैन की लैंग्वेज में? ये रेगुलेशन 1 है। हम्म मतलब बेसिकली रेगुलेशन 1 वही बोल रहा है कि कोई भी पर्सन खरीद या बेच सकता है फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम मतलब ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू फॉर फॉर ए, कैपिटल अकाउंट हाँ, ट्रांजैक्शंस। तो इसका मतलब ये है अगर मेरे पास सपोज मेरे पास कुछ $500 पड़े हैं, हाँ। तो आप मेरे से $500 ले सकते हो क्या? नहीं, आप ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हो। अगर तो आप ऑथराइज्ड हाँ, पर्सन रहोगे तो इसका मतलब जब हम सुनते हैं कि अरे कोई एयरपोर्ट पे फॉरेन एक्सचेंज की स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया, हाँ। सो इनका कहने का क्या मतलब है हम्म। कि वो पर्सन ऑथराइज डीलर से पैसा लेके नहीं आया, नहीं। उसका कोई फ्रेंड रिलेटिव यूएस में रहता था, उससे उसने डॉलर लिए, जेब में हाँ। डाले और लेके आ गया। तो पर क्योंकि हाँ। उसने ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज डीलर के थ्रू नहीं की है, फेमा का वायलेशन किया है, तो एयरपोर्ट पे उसको पकड़ लिया और फेमा में बुक कर दिया कि भैया तुमने वायलेशन कर दी। करेक्ट। तो इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि फॉरेन एक्सचेंज की जहां एग्जाम्पशन रहेंगी कहीं ना कुछ लिमिट्स रहेंगी कि ऑथराइज पर्सन नहीं भी है तो आप इससे इतना पैसा ले सकते हो, आपके मम्मी से, पापा से, भाई से, फ्रेंड से। हाँ। लेकिन वो सब सेक्शन 2 में आ रहा है। ओके। बोलो टू। समझो। हाँ, Up to the Reserve Bank may, in consultation with central government, specify any class or classes of capital account transaction which are permissible. हम्म Next is the limit up to which the foreign exchange shall be admissible for such transactions. हम्म Next is any condition which may be placed on such transactions. ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि एग्जांपल देके जहां पे भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वर्ड आ रहा है ना, आप समझो आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो फॉरेन में, Okay. तो क्या बोलते हैं कि आरबीआई सबसे पहले, आरबीआई की पावर को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया कि आरबीआई खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक वो सेंट्रल हाँ। गवर्नमेंट को कंसल्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। हम्म पहले आरबीआई को एब्सोल्यूट पावर थी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में ला दिया। अब आरबीआई बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट मीन मोदी जी को पूछे बिना आप कुछ नहीं कर हाँ। पाओगे। करेक्ट। तो वो क्या बोलते हैं, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके स्पेसिफाई करेगा, बताएगा, क्या बताएगा कि कौन सी क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो आप कर सकते हो। तो इसका मतलब एक लिस्ट बताएगा कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप शेयर खरीद सकते हो, लेकिन वो बोलेगा बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, आप गैम्बलिंग नहीं, करेक्ट। हाँ, या आप कहीं पे जुए के अड्डे नहीं खरीद सकते। सो कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो आप कर सकते हो, ये आरबीआई आपको बताएगा पॉजिटिव सेंस में। फिर ये बताएगा अगर आपको वो ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा। अभी आप बोलो कि मेरे को 50,000 करोड़, अभी अंबानी बोले कि मुझे ना अपना सब बेच के डॉलर करना है और वो बाहर इन्वेस्ट करना है। हाँ। सो फेमा में रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते एक फाइनेंशियल ईयर में या एक कम्युलेटिव। करेक्ट। और फिर सी क्या बोलते हैं, नेचुरल है। अब आपको उसने दो चीज बता दी, लाइक उसने आपको बोला आप बाहर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, इंडिया के बाहर कोई भी। कल हम बात करते हैं हीरो हीरोइन के बंगले होते हैं कि नहीं होते बाहर, करेक्ट। करेक्ट। हाँ। तो उनको बोला आप खरीद सकते हो प्रॉपर्टी। अब उसके लिए आपको हम मैक्सिमम $5,000 देंगे या $50,000 मैक्सिमम आप इंडिया से ले सकते हो। और लेकिन अगर आप ले रहे हो तो आप उसके नीचे सी पॉइंट है, आपको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। बराबर। सो दैट मीन्स ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के जो रूल है, जब हम उनको पढ़ेंगे तो हमें हर उस टाइप की ट्रांजेक्शन पता चलेगी। तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन देके, कोई हमसे पूछेगा क्या मैं ये कर सकता हूँ, अगर आपसे आज कोई पूछे कह रहे मुझे, आपकी कंपनी पूछती है कह रहे हमको ना बाहर एक ऑफिस खरीदना है, क्या हम खरीद सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे, सर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, इसके लिए मुझे आरबीआई के रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे और उसमें जो लिमिट दी है उतनी लिमिट तक उन कंडीशंस को फॉलो करके ही हम खरीद सकते हैं। हाँ। करेक्ट।
क्लियर, रेगुलेशन 2 क्लियर है? क्लियर, एकदम क्लियर है, हाँ बट इसमें प्रोविजन भी है। हाँ, वो क्या कह रहे हैं देखो, Provided that the Reserve Bank shall not impose any restriction on the drawal of foreign exchange for payment due on account of amortization of loan or not ये नोट depreciation नहीं of है, ये direct 4 है, investment और फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। was a business. सो ये क्या कह रहा है, ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन आरबीआई कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो ऐसी कौन सी महान चीजें हैं जिसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, कि अगर आपकी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें डेप्रिसिएशन हो रही है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको रिप्लेनिश करना है आपको, हाँ, या आपकी कोई लोन्स है जो अमोर्टाइज हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो वो आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप ले सकते हो। करेक्ट। अब ये डिटेल में जब हम उस रेगुलेशन में आएंगे तो इसके एग्जाम्पल होंगे, हाँ, तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या कह रहा है वो। ओके। लेकिन हमको समझ आया कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जहां आरबीआई लिमिट्स लगाएगा, नहीं लगा। और ये 2 टाइप की ट्रांजेक्शन ऐसी है जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, हाँ डेप्रिसिएशन ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। हाँ, ठीक है, अब ये किस चीज के लिए था, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए। अब 2A पढ़ो। The central government may, in consultation with Reserve Bank, prescribe any class or classes of capital account transaction not involving debt instrument which are permissible, the limit up to which the foreign exchange shall be admissible for such transactions, and any condition which may be placed on such transactions. तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर आती है, जहां नॉन डेट इन्वॉल्व है। हाँ, तो मेन पावर जो रूल बनाने की है वो किसके पास है, पहले वाले सेक्शन में आरबीआई के पास थी, हाँ, और नीचे वाले सेक्शन में गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अब यहाँ पे Correct. इसको आरबीआई से कंसल्ट करना है। तो इसको भी अनफेक्टेड Correct. राइट नहीं है, आरबीआई को हाँ. कंसल्ट करके फिर वो कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है जिसमें डेट इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है, उनके लिए वो रूल बनाएगी कि आप ये ट्रांजेक्शंस कर सकते हो कैपिटल टाइप की, हाँ, और इसके अंदर आपको इतनी करेंसी मिलेगी, हाँ, और ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अभी तक हम उस डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं, और हमने कहा था कि ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो फॉरेन जो आपकी अल्टर करती है एसेट को, लायबिलिटी को या कंटीजेंट लायबिलिटी को, एंड आल्सो इंक्लूड रेगुलेशन 6(3), ये जो सेक्शन 6(3) में जो लिखी है ट्रांजेक्शन, तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन है अब यहाँ से पढ़ो, तो थोड़ा थोड़ा अपने को समझ में आएगा। एग्जाम्पल देते रहना कि आप क्या कह रहे हो किसी कंपनी का नाम लेके। Okay. Without prejudice to the generality of provision of subsection 2, the Reserve Bank may by regulations prohibit, restrict or regulate the following. Transfer or issue of any foreign security by a person resident in India. अगर बाई चांस किसी अगर एक्स इंडिविजुअल है उसको भाई हम पहले आप समझो हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये समझो आप क्या पढ़ रहे हो। आप बेसिकली एक लिस्ट पढ़ रही हो कि वो क्या क्या चीजें जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। हाँ, क्योंकि ऊपर जो लिखा है रेगुलेट, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट, डेफिनेटली ये आरबीआई का राइट है, वो सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस को रेगुलेट करेगा, सो लॉन्ग एज। तो उसमें पहली चीज है फॉरेन सिक्योरिटी, आपको पता है। हाँ, सो अगर किसी रेजिडेंट इन इंडिया सपोज आप हो, हाँ, आप किसी फॉरेन सिक्योरिटी को ट्रांसफर या इश्यू करना चाहते हो, हाँ, तो क्या आप को कोई रूल एप्लीकेबल होगा? होगा ना। पहले तो फॉरेन सिक्योरिटी क्या है, असेट है। हाँ, असेट है तो कैपिटल, और आउटसाइड इंडिया है। करेक्ट। तो हमने क्या बोला था, कोई एसेट आउटसाइड इंडिया है अगर उसमें कोई भी मूवमेंट हो रही है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगी। हाँ, मूवमेंट कैसे होती है, आप या तो बेच रहे हो या खरीद रहे हो। खरीद रहे हो। बेचना खरीदना दोनों ट्रांसफर में है। हाँ, कि आपको मिल रही है या आप वो कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। अब उसका नीचे भी एकदम उसका रिवर्स है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंडियन असेट्स फॉरेन लोग जब अल्टर करते हैं तो दैट इज ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो ये ए और बी तो वहीं से ही आ रहा है। हाँ, खाली उसने असेट में क्या कवर किया, फॉरेन सिक्योरिटी को कवर किया।
और नीचे Correct. एनी सिक्योरिटी को कवर किया। एनी को कवर किया। लेकिन हाँ, अगर एनी सिक्योरिटी में अब ये वर्ड जो लिखा हुआ है वो कोई फॉरेन की करेंसी में सिक्योरिटी है और फॉरेन को ही दे रहा है, तो हाँ, क्या फेमा एप्लीकेबल है? नहीं, नहीं ना, तो उसमें सिक्योरिटी का कंटेक्स्ट है, वो इंडिया के कंटेक्स्ट में आनी चाहिए सिक्योरिटी। करेक्ट। हाँ, तो हाँ, ए और बी क्लियर है उस लिस्ट में। एकदम क्लियर है। सी, Transfer or issue of any security or foreign security by any branch, office or agency in India of a person resident outside India. हम्म, Hmm. सबसे पहले आप किसी को पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का नाम लो, बिल गेट्स लो, चलो हाँ, नाम लेने शुरू करो तो थोड़ा इजी हो जाता है समझना। हाँ, अब बिल गेट की किस करेक्ट, किस हाँ, चीज की बात हो रही है? इंडियन ब्रांच ऑफिस और एजेंसी की। बिल हाँ, गेट ने इंडिया में कोई ऑफिस खोला है हम्म, मुंबई में, हाँ, चर्च गेट पे। हाँ, सो बिल गेट हाँ, के वो चर्च गेट ऑफिस ने क्या करने की कोशिश करी, उसने कोई भी सिक्योरिटी या फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो करेक्ट, उन वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है क्योंकि फॉरेन सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, असेट इन्वॉल्व है। करेक्ट, हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि ये एजेंसी इंडिया में है, हाँ, तो एनीथिंग विच इज इंडिया उसके थ्रू कोई भी मूवमेंट होएगी हाँ, तो वो कहाँ से आएगी? वो फेमा के अंदर आएगी, क्योंकि हमने कहा करेक्ट, कि फेमा एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। यस, नहीं तो आप ये कंटेक्स्ट हाँ, ले सकते हो ना कि देखो जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है और ब्रांच हाँ, इंडियन है, तो टेक्निकली तो फॉरेन ब्रांच हुई ना सर, सब कुछ तो बाहर करेक्ट, वाले का ही है, और वो बाहर हाँ, फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रहा है तो हमें क्या लेना देना। हम्म, लेकिन वो जो ब्रांच है वो हम्म, इंडिया में है, और हाँ, वो इंडियन ब्रांच की कोई के पास कोई फॉरेन सिक्योरिटी पड़ी थी, कुछ डॉलर कंपनी में हाँ, गूगल के शेयर्स पड़े थे जो वो हाँ, ट्रांसफर कर रही है। हम्म, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पहली चीज, क्योंकि असेट लाइबिलिटी मूव हो रही है, और दूसरी क्योंकि ये करेक्ट, रेगुलेट होगी क्योंकि फेमा एप्लीकेबल है इसके ऊपर। हाँ, क्लियर है? सी। क्लियर है। बट इसमें ये भी है, इशू भी है, हाँ, नॉट इशू का इशू। मतलब हाँ, आप इशू का वर्ड अलॉटमेंट से लो, हाँ, अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी। समझा। डी पकड़ो। So any borrowing or lending in foreign exchange in whatever form or by whatever named call. इज ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। हाँ, हर एक को हमें ऐसा ही बोलना है, ट्रांसफर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। got it. तो लाइक डी, एनी बोरोइंग और लेंडिंग, बोरोइंग मतलब लेना, हम्म, लेंडिंग मतलब देना, फॉरेन देना, करेंसी में आप क्या नाम देते हो? वी आर लीस्ट बोदर्ड, दैट इज ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन, आपने $100 उधार लिए या $100 उधार दिए, ये एक दिया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। है। ई, Any borrowing or lending in rupees in whatever form or whatever named call between Mr. X person resident in India and Y person resident outside India is a capital account transaction. तो यहाँ पे आप दो नाम लो, बिल गेट पकड़ो और इंडिया में नारायण मूर्ति पकड़ो। Okay. अभी बिल गेट ने इसको रुपया दिया या नारायण मूर्ति ने उसको रुपया दिया, बिल गेट को, लेकिन रुपया दिया, हाँ, इंडियन रुपीज दिए। इंडियन रुपीज है। पर क्योंकि एक पार्टी फॉरेनर है एक पार्टी इंडियन है, तो ये जो हुई इंडियन है। ट्रांजेक्शन, हाँ, ये ट्रांजेक्शन कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को रूल्स लगेंगे हमको वो फॉलो करने हाँ, पड़ेंगे। करेक्ट, तो ए बी सी डी ई, तो पहले ए से लेके सी तक थे वो सिक्योरिटी से डील कर रहे थे। हाँ, ठीक है, पहले दो थे रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तीसरा ब्रांच इन इंडिया ओन्ड बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद ठीक डी है, और ई चला बोरोइंग और लेंडिंग से। हाँ, तो पहले उसने बोला अगर आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो और किसी के साथ भी डील कर रहे हो सो वो कैपिटल हाँ, अकाउंट ट्रांजेक्शन है। करेक्ट, फिर आप बोले अरे हम तो फॉरेन करेंसी में डील ही नहीं कर रहे, हम इंडियन करेंसी में डील नहीं कर कर रहे हो। रहे हैं। लेकिन हाँ, आप और मैं तो भी डील है। करेंगे तो फेमा नहीं है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन आप जाके बिल गेट को पैसा देने लगोगी या बिल गेट से रुपीज में पैसा लोगी, सो वो हाँ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। है। बोरोइंग और लैंडिंग का कंसेप्ट क्लियर है कि ऐसी चीज जो क्लियर है। वापस करनी पड़े, हाँ, किसी चीज के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं होगी। व्हेन वी से बोरो,
that means we have to हाँ repay, and when we say करेक्ट। lend we will receive it. हाँ ठीक है, F पॉइंट बोलो. डिपॉजिट बिटवीन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। डिपॉजिट बिटवीन, अगर एक आदमी दूसरे आदमी के पास पैसा रखता है, डिपॉजिट एफडी हाँ समझ लो. हाँ सो अगर किसी ने बिल गेट्स एंड इंडियन, नारायण हाँ, मूर्ति। इंटर से बिल गेट, नारायण मूर्ति, तुमने मेरे पास पैसा हम्म, रखा या मैंने तुम्हारे पास पैसा रखा, डिपॉजिट्स रखे, हाँ हाँ तो वो ट्रीट किए जाएंगे. कैपिटल अकाउंट हाँ, ट्रांजैक्शन। आगे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और होल्डिंग ऑफ करेंसी और करेंसी नोट. अब यहाँ पे जो मैंने आपको जो एयरपोर्ट की स्टोरी बताई वो जी में आ रहा है कि करेंसी नोट्स को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना या होल्ड करना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. हाँ और आपने पढ़ा रेगुलेशन 6(1) में, एनी पर्सन कैन सेल और ड्रा फॉरेन एक्सचेंज फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम ए ऑथराइज्ड पर्सन. करेक्ट। सो अगर आपको फॉरेन करेंसी भी खरीदनी है तो उसके लिए भी आपको जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए वो आपको ऑथराइज्ड पर्सन से ही लेनी है. करेक्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियर है. एक्सपोर्ट इंडिया से ले जाना, इंपोर्ट हाँ इंडिया में लेके आना. हाँ। एच बोलो. Transfer of immovable property outside India other than a lease not exceeding 5 years by a person resident in India. अभी पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया को दिमाग में बंगला बना लो. चलो, हाँ क्या आपने माइकल जैक्सन का बंगला खरीदना था या आपके पास था कोई बाहर दुबई में एक बंगलो था, हाँ तो अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी. लेकिन ट्रांसफर की डेफिनेशन बड़ी है. ट्रांसफर, सेल, परचेज, एक्सचेंज, प्लेज, सब ट्रांसफर के अंदर कवर होता है. ओके हाँ। सो ट्रांसफर मींस ओनली वन वे नहीं है कि आप ट्रांसफर मतलब आप दे रहे हो, लेने को भी ट्रांसफर बोल रहे हैं, प्लेज करने को भी ट्रांसफर बोल रहे हैं, एक्सचेंज करने को भी ट्रांसफर बोल रहे हैं. तो ट्रांसफर की भी डेफिनेशन है. ठीक है, अगर एक स्लाइड पीछे जाऊं, अगर मैंने डिलीट नहीं करी होगी, ट्रांसफर, ये देखो राइट साइड में, ट्रांसफर इंक्लूड्स सबसे ऊपर, हाँ करेक्ट, सेल, परचेज, एक्सचेंज, मोर्टगेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन. करेक्ट करेक्ट। तो जब हम यहाँ पे पढ़ के ट्रांसफर को कि ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी, सो हम कंफ्यूज हो रहे थे. ट्रांसफर मतलब हमें ही देना है क्या? तो आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो. तो यहाँ पे जब एच की बात कर रहे हो तो ट्रांसफर का मतलब है जब आप बाय, सेल, मोर्टगेज, लीज कुछ भी आप कर रहे हो अदर देन ए लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years. तो अगर 5 साल से कम की लीज है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है. लीज में क्या होता है? लीज और लीव लाइसेंस में क्या फर्क रहता है जनरली, अगर हमने लॉ पढ़ा है तो? जनरली लॉन्ग टेनर के लिए होता है. लीव लाइसेंस बेसिकली 5 years के लिए होता है. नहीं, इसमें बेसिक कंसेप्ट है. लीज में आपको ऑलमोस्ट ओनरशिप राइट्स दिए जाते हैं. दैट मींस आप यू कैन सबलेट एंड ऑल. लीव एंड लाइसेंस सिर्फ रहने का अधिकार है, उसके अलावा कुछ भी करने का अधिकार नहीं. ये बेसिक फर्क है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में डिफाइंड है. सो कई बार हम लोग इंटरचेंजली यूज कर लेते हैं कि हम ये लीज पे ले रहे हैं, लेकिन लीज का मतलब है जो ओनर कर सकता है वो आप भी कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर अलाइनिंग द राइट ऑफ ओनर. लेकिन अभी मुंबई में 11 मंथ के लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनते हैं. तो 11 महीने में आपको सिर्फ रहने का अधिकार है, रहने का लाइसेंस दिया आपको. तो ये बोल रहा है कि लीज जो है, अब इसने लीज 2 टुकड़ों में बांटी. लीज 5 साल से ज्यादा, 5 साल से कम. तो वो बोल रहा है अगर 5 साल से कम है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है. राइट, करेक्ट. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ. पहले तो था कि इंडियन पर्सन बाहर में कोई ट्रांसफर कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. सो अब अपने मिस्टर माल्या जाके बाहर फॉरेन एक्सचेंज कंपनी असेट खरीदे, बेचे, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. सो उसको करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा उस आदमी के पास? वो हमारे इंडियन ऑथराइज पर्सन से लेगा और बाहर रिमिट करेगा. रुपीज देगा और बदले में डॉलर लेके बाहर प्रॉपर्टी खरीदेगा, क्योंकि बाहर तो रुपीज लेंगे नहीं. हाँ, और आई में क्या है?
आई में है एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन द लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years पर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो उसका रिवर्स हो गया, क्योंकि ये पूरा रेगुलेशन ही ऐसे चल रहा है कि अगर इंडियन पर्सन है तो उसकी बाहर की प्रॉपर्टी, और बाहर का पर्सन है तो इंडियन प्रॉपर्टी, करेक्ट करेक्ट। तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस मानी जाती है। अब हमने कहा था इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी, अब जे कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल है। ओके, गिविंग अ गारंटी और a surety in respect of any debt, obligation or other liability incurred. First is by person resident in India and owed to a person resident outside India or by a person resident outside India. हाँ, तो अगर इसका सिंपल बोलूं, अगर आप इंडियन पर्सन हो और बिल गेट बाहर है, तो अगर आप कोई गारंटी देते हो बिल गेट के लोन के लिए, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी। या फिर किसी बाय रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड इंडिया, कोई बाहर का आदमी गारंटी देता है किसी भी चीज के लिए, तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, राइट। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड आ रहे हैं, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीड द डेफिनेशन कि कौन पर्सन रेजिडेंट है। जनरली मोटा मोटा इनकम टैक्स की डेफिनेशन चलती है, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो आप बताओगे कौन होता है रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई पर्सन 182 डेज और ज्यादा इंडिया में रहता है इन प्रीवियस ईयर, और ठीक है 60 डेज और आ जाओ, अभी आप डिटेल में आ जाते हैं। हाँ, इसके हिसाब से आ जाते हैं, कहीं और जाने से पहले शुरू करो। कौन है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया? पर्सन means a person residing in India for more than 182 days during the course of the preceding financial year, but does not include a person who has gone out of India or who stays out of India in either cases. A, B or C. A or on taking up employment outside India, or for carrying on outside India a business or vocation outside India, or for any other purpose in such circumstances, this would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period. Basically, he is staying outside India, he is leaving for employment or his business, or he wants to stay outside India for uncertain time. तो अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश होगी। अगर हम एक नॉर्मल व्यवहार में बात करें, आज आप चले जाते हो लंदन में, एक जॉब ऑफर हुई है आपको गूगल में, तो आप ए ट्रिगर कर गए। अगर आपने लंदन में जाके अपना एक स्टोर खोल दिया, या आपने वहां पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी सीएस की, करेक्ट, या फिर कोई भी और पर्पस जो ये इंडिकेट करे कि आप अब वापस नहीं आने वाले, तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा। पर जनरल जो है 182 डेज का क्या रेफरेंस है? 182 डेज इज बेसिकली हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हाफ ऑफ द ईयर। 182 डेज क्या हुआ? 365 डेज होते हैं ना अपने। करेक्ट। तो ये 182 डेज बोलते हैं, जल्दी वो कहना चाह रहे हैं अगर आधा साल आप इंडिया के अंदर रहे तो आप इंडियन हो गए। और फिर बी में क्या बोल रहे हैं? जो इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सेप्शन ही चल रही है। हाँ, a person who has came to or stays in India in either cases otherwise than foreign or taking up the employment in India, for carrying on in India a business or vocation in India, or else for any other purpose in such circumstances as would indicate his intention to stay in India for an uncertain period. अभी बिल गेट इंडिया में आया, लेकिन वो इसलिए नहीं आया कि यहाँ नौकरी करेगा या दुकान खोलेगा, या ऐसा लगता है कि अब ये यहीं पे सेटल होगा, तो बिल गेट को हम इंडियन रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट में 182 डेज और एक्सेप्शन ये है कि जो बाहर गया है और वापस नहीं आने वाला। लेकिन जल्दी आम भाषा में हम लोग जब करते हैं तो ये एक्सेप्शनल केसेस में टेस्ट लगाने पड़ते हैं, ए और बी। नॉर्मल में हम ये देखते हैं कि उसके पासपोर्ट में 182 डेज इंडियन के है कि नहीं। अब हाउ विल चेक ए पर्सन इज इंडियन और नॉट? तो आप उसका पासपोर्ट ही देख सकते हो। करेक्ट। अभी बिल गेट आया यहाँ पर
और यहाँ पे उसने अपना स्टोर खोल लिया और एक साल यहीं पर रह गया, so he will be treated as person resident in India because he has come for occupation. ठीक है, तो ये पहला पर्सन था, 182 डेज का टेस्ट था. सेकंड क्या है? Any person or a body corporate registered or incorporated in India. तो कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट विल बी ट्रीटेड एज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पस. देन An office, branch or agency in India own or controlled by person resident outside India. तो अगर इंडियन में गूगल ने इंडिया ऑफिस खोला है, तो टेक्निकली सारी ओनरशिप गूगल के पास है. आप बोलोगे तो फॉरेन है, ये रेजिडेंट नहीं है. तो बोला नहीं, अगर इंडियन है, ब्रांच इंडियन है, ऑफिस जिसकी ओनरशिप कंट्रोल बाहर वाले के पास में है, तो भी वो पर्सन जो है, क्योंकि इंडियन फेमा टेरिटरी में आ गया है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. तो जहां पे भी लिखा होगा कि रेजिडेंट इन इंडिया के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे. अभी फेसबुक यहाँ पर आके बैठी है, अपना ऑफिस खोल के बैठी है, और ये बोले कि हमारी ओनरशिप पूरी यूएस की है, तो हमारे को इंडियन लॉ नहीं लगेंगे, तो वो सही होगा कि गलत होगा? वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ट्रीटेड की जाएगी ना, फेसबुक इंडियन वाले. तो उसके सारे लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को इस फेमा के हिसाब से एप्लीकेबल है, राइट. और फोर्थ पॉइंट क्या है रेजिडेंट में? ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. ये हमने वो मेन डेफिनेशन से ही चल रहा है सब कुछ, कि इंडिया में बैठा है, बाहर को फॉलो कर रहा है, तो वो पर्सन भी, वो जो ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी है जिसके ऊपर कंट्रोल इंडियन पर्सन का है, वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी. अब किस कंटेक्स्ट में मानी जाएगी, हम ये पढ़ तो रहे थे. अभी आउटसाइड इंडिया क्या हुआ, जो इसका रिवर्स है, 2W देखो, मीन्स ए पर्सन हु इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, राइट. तो इसका जो भी रिवर्स है वो आउटसाइड इंडिया. अभी हम क्यों पढ़ रहे थे, कहाँ पे आया था ये वर्डिंग? ये वर्डिंग आई थी हमारी 6 के 3 में. अब ये जे क्लॉज पढ़ो. गिविंग ऑफ गारंटी और श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट और ऑब्लिगेशन और अदर लाइबिलिटी इनकर्ड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. तो जो भी वो 4 कैटेगरी के लोग थे, अगर वो कोई भी गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं किसी भी डेट के लिए, जो कि एक बाहर वाले को है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो उस कंडीशनों को मीट नहीं कर रहा है, सो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी. और फिर आपने कोई भी गारंटी, श्योरिटी, डेट दी और वो लोन जो लिया वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ने लिया है, सो वो भी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी. क्लियर है? तो ये पूरा जो पॉइंट था, हर एक में वर्ड यूज है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया. सो वो डेफिनेशन बेसिकली इसी 3 के लिए ही है, जिसमें लिखा हुआ कि पर्सन 182 डेज में है, इंडियन कंपनी है या किसी बाहर की कंपनी है, लेकिन कंट्रोल इंडियन है, या इंडियन ब्रांच है, कंट्रोल पूरा बाहर का, तो ये चारों के चारों पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे. और ये लोग जो रेजिडेंट इन इंडिया है, अगर कोई ट्रांसफर करते हैं, सिक्योरिटी इशू करते हैं, जो कुछ भी बोरोइंग करते हैं, लेंडिंग करते हैं, सो ये सब इस रूल्स के हिसाब से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगे. राइट. फिर फोर्थ क्या बोल रहे हैं? A person resident in India may hold, own, transfer or invest in foreign currency, foreign security or any immovable property situated outside India if such currency, security or property was acquired, held or owned such person when he was resident outside India or inherited from a person who is resident outside India. ठीक है. अभी कोई पर्सन जो पहले रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, बिल गेट था, बाद में इंडिया में सेटल हो गया, तो जो बाहर रहते हैं उसने जो भी पैसा कमाया वो होल्ड कर सकता है. ओके. या फिर आप इंडियन हो और आपके फॉरेन के किसी रिलेटिव ने अपनी सारी एसेट आपके नाम कर दी, सो यू कैन स्टिल होल्ड ऑन, ट्रांसफर एंड इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी, डॉलर्स, फॉरेन सिक्योरिटी, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, कोई बंगलो जो इंडिया के बाहर है.
ठीक है, 5 एकदम उससे उल्टा है। If a person resident outside India may hold, own, transfer, or invest in Indian currency, security, or any movable property situated in India as a currency, security, or property was acquired, held, or owned by such person when he was resident in India or inheriting from a person who was resident in India. राइट अभी आज के दिन में आप यहाँ रहते हो, कल को आप लंदन में चले गई, वहीं जाके वहां की रेजिडेंट बन गई, तो आपकी इंडियन प्रॉपर्टी का क्या होगा? इवन दो वो इनकी लिमिट से बहुत ऊपर है, तो स्टिल बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन यू कैन होल्ड दैट, यू कैन ट्रांसफर दैट। 6th में बोलो। Without prejudice to the provisions of this section, the Reserve Bank may, by regulation, prohibit, restrict, or regulate establishment in India of a branch, office, or other place of business by a person resident outside India for carrying out on any activity relating to such branch, office, or other place of business. अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर आप एक पीसीएस होते और एक सिंगापुर की एंटिटी आती है, वो बोलती है हमको यहाँ पे ऑफिस खोलना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप ये बोलते हैं कि इसके लिए मुझे आरबीआई के रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे और उसकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सो कल को अगर कोई असाइनमेंट आपको आ गई कि कोई फॉरेनर आता है कि मुझे यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है कंपनी एज ए पीसीएस, आप मुझे गाइड करो, तो आप ये आरबीआई के वो पर्टिकुलर रेगुलेशंस देख के उसकी कंप्लायंस करके आप कर सकते हो। और डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है रेगुलेशन 7 में? For the purpose of this section, the term debt instrument shall mean such instrument as may be determined by CAG in consultation with Reserve Bank. तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट है, आरबीआई से कंसल्ट करके। ठीक है, अब ये खत्म होगा, आज 10 मिनट लगेंगे और बैलेंस भी सेक्शंस खत्म हो गए, तो करना है अभी। क्या अभी 20 मिनट का एक और सेशन बचा है, उसमें ये रेगुलेशंस खत्म हो जाएंगे। अभी करना है कि कल करें? जब आपको करना है, कल करना है, कल करेंगे। ठीक है, चलो कल फिर अभी 10:15 बजे मिलते हैं। ओके, चलो, थैंक यू, बाय। बाय।